लेकिन सर आपको नहीं लगता कि मतलब अभी जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर आपने कई बातें कही हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम देखे जाएं दूसरी चीज है कि यहां पर यह भी है कि आप समझिए कि 17 सीटें बीजेपी ने यहां से जीती, महज एक सीट समाजवादी पार्टी को यहां से मिली। आप समझिए कि प्रदर्शन यहां बीएसपी का ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से हम देखें तो बीएसपी उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। तो क्या नहीं लगता आपको कि जरूरत है इन बातों का समाजवादी पार्टी को भी ख्याल रखने की कि जिस तरह से एक्टिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के अन्य नेता पूर्वांचल को लेकर नजर आते हैं। आप राजभर समाज को ले लीजिए, अच्छी भली यहां पर वोटर्स की संख्या है, अब ऐसे में आप समझिए दूसरी तरफ यह भी कोशिश हो रही है ओपी राजभर को साधने की, वहां से भी गठबंधन की अटकलें तेज हो रही हैं। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोशिश इस बात की भी है कि पूर्वांचल में जिन विकास कार्य का आप जिक्र कर रहे थे कि इनके जरिए बड़ी संख्या में जनता को जोड़ा जाए पार्टी से। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद से एक तेजी आई है और वो तेजी हालांकि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से 2014 के बाद ही शुरू हो गए। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, कौन सी पार्टी किस तरीके की राजनीति करेगी, किस तरीके का गठबंधन करेगा, ये उन दलों के ऊपर हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। वो दल ही तय करेंगे कि उनको क्या करना है। हम किसी भी नेता को ये एडवाइस नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप बीजेपी एक्टिव है तो आप भी वहां एक्टिव होइए। उनकी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी फिलॉसफी है और जनता से जुड़ने का उनका अपना एक तरीका है। ये बात सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ सेक्टर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का असर है, लेकिन वो असर इंडिपेंडेंटली उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था उस तरह से दिखाई नहीं दिया। हाँ कुछ जगहों पे उनको थोड़े बहुत वोट मिले थे, लेकिन ज्यादातर जगह जमानत जब्त हो गई थी। तो लेकिन एक संभावना ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी, क्योंकि निषाद पार्टी जिसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वो पहले बीजेपी के साथ है और निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके पुत्र बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और स्वयं संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया और साथ में उनको मंत्री भी बनाया। तो बीजेपी अपने गठबंधन का विस्तार करना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव को लेना चाहती है, पश्चिमी में लगातार चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ आ सकता है। चूंकि 2024 में होगा क्या ये अंदाजना सारे छोटे दलों के लिए सबसे बड़ी यक्ष प्रश्न है। अगर वो इस बात का अंदाजा लगा लें कि मेजॉरिटी बीजेपी की आ रही है तो भी वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट आती है तो वहां भी ये तो सुनिश्चित है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और शायद इसीलिए चाहे आरएलडी हो या एसबीएसपी हो, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में अभी दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। मैं आपके पास अभी वापस से लौट रही हूं, एक बार फिर से हम जयपाल का वापस से रुक कर लेते हैं। जयपाल, जरा वहां पर अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो उनसे बातचीत तो आप करिएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सियासी संदेश की बात करूं, कल अहमियत काफी रखता है, लेकिन सियासी समीकरणों को देखा जाए तो पूर्वांचल की महज हम कह सकते हैं कि 7 से 8 सीटें हैं जो बीजेपी कब्जे में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी ये इंपैक्ट डालने वाले प्रधानमंत्री का दौरा। बिल्कुल आकांक्षा, आप समझिए कि बनारस में जनसभा होना और बनारस में पीएम मोदी का आना कितना खास है। ये न सिर्फ आसपास के जिलों, चाहे वो मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, बलिया हो, यही जिले नहीं बल्कि बिहार तक इसका मैसेज जाता है। ज्यादातर बिहार के लोग यहां पर रहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग रहते हैं। तो ये सीधा जो संदेश होगा वो आसपास के जिलों के अलावा आसपास के राज्यों तक जाएगा और ये जो प्रदेश भर को सौगात यहां से मिलने वाली है। आप समझिए 55 लाख लोगों को पीएम आवास के तहत उनके घरों की चाबी मिलेगी। 1.5 लाख ठेला पटरी वाले हैं, उनको स्वनिधि योजना के तहत लोन उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जाएगा और तकरीबन जो 88 लाख लोग हैं उनको जो आयुष्मान कार्ड है वो मिलने जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश में इस तरह से जब योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलता है तो एक तरह का संदेश ये भी जाता है कि जो प्रशासन है वो साफ और सुथरी है और लोगों तक पहुंच रही है और पीएम मोदी यही नब्ज जो है वो जनता की पकड़ लेते हैं। अब देखना यह होगा कि जो संदेश होगा काशी से वो पीएम किस तरह से देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर बार जब पीएम मोदी काशी आते हैं तो कोई अनोखी चीज होती है। एक बार तैयारी आपको दिखाते हैं, 50,000 लोगों के बैठने का यहां पर इंतजाम किया गया है। हाँ। और 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा से जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो यहां से उनको घर घर से लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये समझिए कि जो पूरा संदेश होगा पीएम मोदी का वो न सिर्फ बनारस, न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों तक फैलेगा और यही कवायद है 2024 का शंखनाद इसी काशी से होने जा रहा है। मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, नीतीश का एक बार रुक कर लेते हैं। नीतीश, कल का दिन यूपी की सियासत के लिए अहमियत रखता है, एक बड़ा संदेश होगा जो कहीं ना कहीं 2024 के लिए कल काशी से जाएगा। जैसा कि अभी जयपाल ने भी जिक्र किया कि सिर्फ बनारस के लिए नहीं, पूर्वांचल के लिए नहीं, बल्कि
उत्तर प्रदेश की भी बात करें या इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें, बिहार से अगर हम बात करें, जैसा कि जयपाल जिक्र कर रहे थे, तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए अन्य राज्यों के लिए भी कल संदेश यहां से जाने वाला है। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के दौरे को, तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या सियासी समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं यहां से? धार्मिक, राजनीतिक और इसके साथ आर्थिक तीनों समीकरण पूरी तरह से सेट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो पिछले दौरों पर जरा मैं जो आपका गौर करता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब आते तो काशी सहित पूरा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक जुड़ाव होता है और इन तीनों विषयों पर कहीं ना कहीं जिक्र के तौर पर गौर भी किया जाता है। तो इस बार प्रधानमंत्री जैसे काशी आ रहे हैं, पूर्वांचल के दौरे पर आ रहे हैं, तो सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल को एक सौगात मिलने जा रही है। अगर जिस तरह से बात करें वंदे भारत ट्रेन की सौगात, और इसके साथ ही गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक जब यात्री यहां से जाएंगे आएंगे, तो गोरखपुर से जब यहां तक पहुंचेंगे और यहां से जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं गोरखपुर और लखनऊ का जो जुड़ाव होगा वंदे भारत के तौर पर, वो आने वाले दिनों में अगर गोरखपुर के पर्यटन को भी बढ़ाएगा, इसके साथ आर्थिक तौर पर मजबूती आएगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं काशी और इसके साथ प्रयागराज, इसके साथ ही अगर बात करें तो गोरखपुर, लखनऊ, पूरे प्रदेश को जोड़ता हुआ जिस तरह से ये दौरा खास हो रहा है अपने आप में, तो आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेकर ये अहम साबित होगा। क्योंकि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने काशी से जब सांसद बनने के लिए वहां पर अपना पर्चा दाखिला करने के लिए पहुंचे थे, तो उस दौरान ही पूरी काशी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस उम्मीद में था कि अब विकास की नई इबारत लिखी जाएगी और उसका प्रमुख केंद्र काशी बनेगा। और काशी जिस तरह से विकास की गति पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिस तरह से विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, सड़कें बनी, और सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछा, पूरे प्रदेश में विकास के जो कार्य हुए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहे थे। अब 2024 से पहले प्रधानमंत्री का पूर्वांचल में दौरा और काशी आना, काशी आकर योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देना, और इन योजनाओं परियोजनाओं की सौगात न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे प्रदेश को एक नई उम्मीद की और ले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आने वाला 2024 का चुनाव और ये दौरा उस चुनाव को लेकर अहम साबित होने वाला है, विकास के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। अब देखना यह होगा कि जब प्रधानमंत्री सौगात देते हैं तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर इन सौगातों से किस तरह से जुड़ती है और आने वाला चुनाव जनता के लिए किस तरह से होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश एक और चीज पर गौर करने की जरूरत है। अभी विजय जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ पार्टी का इस और भी ध्यान है कि कैसे गठबंधन का विस्तार करना है, आप समझ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी ध्यान है कि ठीक है, एक तरफ अगर पार्टी के कुछ नेता इस चीज में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जनता तक जो तमाम विकास कार्य हैं उनका जो लाभ पहुंच रहा है या आने वाले वक्त में जो पार्टी करना चाहती है लोगों के लिए, वो संदेश भी लोगों के बीच तक पहुंचे कि हमारा आने वाले टाइम को लेकर मोटिव ये है। निश्चित तौर पे बात करें तो पार्टी और संगठन दो अलग अलग चीजें। अगर संगठन का काम करें तो जनता के बीच में किस तरह से पार्टी की नीतियां हैं और अपने पार्टी को कैसे मजबूत करना है, ये सारे विषय। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, गठबंधन को मजबूत करना ये बड़ी प्राथमिकता है और ये पार्टी स्तर पर इसके लिए भी काम पूरे किए जा रहे हैं। अलग अलग दलों से पूरी तरह से संपर्क साधा जा रहा है। इसका एक उदाहरण अभी पिछले दिनों अगर बात करें लखनऊ में, तो अपना दल की जो रैली थी वो थी। इसके साथ ही अगर बात करें तो अन्य जो छोटे दल हैं उनसे भी जुड़ाव के संकेत है। अब इसके साथ इन सब के बावजूद विकास का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो जमीन पर दिखाई देना चाहिए। और इस नारे को लेकर जिस तरह से पार्टी और संगठन आगे चल रहा है, यानी दो रेखा पूरी तरह से। ठीक है नीतीश, मैं अभी वापस आपके पास लौटूंगी। दीपक जी का एक बार रुक कर लेते हैं और लास्ट रिएक्शन इनसे ले लेते हैं। दीपक जी, अब चूंकि एक तरफ तस्वीर पटना से अभी आपने देखी हाल ही में कि एक बड़े गठबंधन की तैयारी हो रही है, आपके अगेंस्ट सभी विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं। अभी बीएसपी का भी स्टैंड क्लियर नहीं है, आरएलडी का भी स्टैंड क्लियर नहीं है, बीएसपी का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि चुनौतीपूर्ण हो आने वाले दिन 2024 को लेकर? तो अगर आज उनकी वर्तमान परिस्थिति देखें तो उनके बीच में क्या स्थिति है, वो सभी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। कोई बोलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए, जब वो एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बहुत पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा सीटों के साथ में देश के अंदर आ रही है। आप देखिए कि जहां केसीआर के साथ में केसीआर को बोलते कि हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे राहुल गांधी, तो वही केसीआर के साथ में अखिलेश यादव जी चले जाते हैं। मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर कह देती है कि वो किसी के साथ गठबंधन के अंदर नहीं जाएंगी।